अब चलिए हम ये समझते हैं कि ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित हमने प्रयोग किए हैं, जहां पर हमने प्रकाश की आवृत्ति को बदल करके, प्रकाश की तीव्रता को बदल करके, या फिर ये जो धातु की पट्टिका ए है इसके विभव को बदल करके ये देखा है कि प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी प्रयोगों के बाद जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के या प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित जो नियम है वो क्या है। तो सबसे पहला नियम ये कहता है कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहली बात कि ये जो पदार्थ है हमारा वो ऐसा होना चाहिए जो प्रकाश संवेदी पदार्थ हो, कि इस पर आकर के अगर प्रकाश टकराए तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, और प्रकाश की आवृत्ति कम से कम देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए कभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होते। चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी रख लो, बड़ी से बड़ी तीव्रता का भी अगर आप प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ये जो प्रकाश की तीव्रता है इसको अगर मैं बढ़ाता हूं तो जो प्रकाश वैद्युत धारा है, मतलब ये जो माइक्रोमीटर है इसके अंदर जो विक्षेप है वो भी अधिक उत्पन्न होता है। और जितने गुना मैं तीव्रता को बढ़ाता हूं, परिपथ में बहने वाली जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। कि तीव्रता को बढ़ा करके अगर मैं 10 गुना कर दूं तो जो हमारी प्रकाश विद्युत धारा है वो भी 10 गुना हो जाती है। यह है प्रथम नियम। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरे नियम के अनुसार किसी भी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए वही के आवृत्ति जो है वो देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। जो हमारी संतृप्त धारा है वो फिर से प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। संतृप्त धारा आपको पता हो कि इस परिपथ में बहने वाली जो अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा होती है उसे हम संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। वो भी इस बात पर निर्भर करती है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या है, क्योंकि ज्यादा तीव्रता होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और परिपथ में अधिक विद्युत धारा बहेगी। जबकि निरोधी विभव जो होता है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव क्या होता है कि ये जो हमारी धातु की पट्टिका ए है इसका वो ऋणात्मक विभव जिस पर इस माइक्रोमीटर का जो विक्षेप है वो शून्य हो जाता है, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो प्रकाश विद्युत धारा है वो भी घट करके शून्य हो जाती है। और वो जो निरोधी विभव है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या है। और याद रहे, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये जो निरोधी विभव है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यह है दूसरा नियम। अब ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित तीसरा नियम है उसके अनुसार किसी भी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश कितना ही तीव्र क्यों ना हो। मतलब ये जो तीसरा नियम है इसके अनुसार हर एक प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति का अगर आपने प्रकाश इस प्रकाश संवेदी पदार्थ पर डाला तो कोई इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। चाहे आप प्रकाश की तीव्रता कितनी ही ज्यादा बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता। और इसकी वजह क्या है कि ये जो हमारा फोटोन है उसकी ऊर्जा अभी कार्यफलन से कम होती है, और जब तक एक फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। और देहली आवृत्ति से ऊपर क्या देखा जाता है कि ये जो निरोधी विभव है, जिस विभव पर प्रकाश विद्युत धारा घट करके शून्य होती है, या जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो उच्चतम गतिज ऊर्जा है और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ साथ रेखिकता बढ़ती है। परंतु ये दोनों ही, चाहे निरोधी विभव की बात करो चाहे अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करो, दोनों ही प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा कर दी तो जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाते चलोगे फोटोन की ऊर्जा बढ़ती चलेगी, जिससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती चलेगी। और किस तरह से बढ़ेगी? आवृत्ति के साथ उसका जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, वो एक सरल रेखा वाला संबंध होगा। किस तरह से
कि मान लो मैंने ईपी ऊर्जा का एक फोटोन डाला, जिसमें से कार्यफलन के रूप में कुछ ऊर्जा हमारी वेस्ट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बची हुई जो भी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो फोटोन की ऊर्जा है वो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से क्या आती है, h न्यू माइनस फाई नॉट। तो आप क्या देख सकते हो यहां से कि ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है जिसको मैंने के मैक्स लिख रखा है, वो ये जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उसके साथ एक सरल रेखा वाला संबंध दिखा रहा है। मतलब ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ साथ रेखिकता बढ़ती है, और ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए मुझे इस धातु की पट्टिका ए को जो ऋणात्मक विभव देना पड़ता है उसे हम कहते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव पर क्या होता है कि विपरीत दिशा में इस इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा मिलती है EV0, और ये जो EV0 है जब इस अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन रुकता है। यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो विपरीत दिशा में निरोधी विभव के कारण मिलने वाली जो ऊर्जा है EV0, वो भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ रेखिकता बढ़ती है, मतलब सरल रेखा में बढ़ती है। तो ये जो हमारा तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो चाहे निरोधी विभव हो, दोनों ही आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसके साथ रेखिकता संबंध दिखाते हैं। मतलब दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाया जाएगा तो एक सरल रेखा बनेगा। और इस तीसरे नियम के बाद चलिए अब हम समझते हैं कि चौथा नियम क्या है। तो ये जो चौथा नियम है इसके अनुसार जब आप किसी भी प्रकाश संवेदी पदार्थ पर ये प्रकाश डालोगे जिसकी की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है, तो 10⁻⁻⁹ सेकंड या फिर उससे भी कम समय के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है वो शुरू हो जाता है। 10⁻⁹ सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड को हमने 10⁹ मतलब 100 करोड़ से विभाजित किया है। तो 1 सेकंड का जो 100 करोड़वां भाग है या उससे भी कम समय अंतराल के अंदर ये जो प्रकाश संवेदी पदार्थ है इससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है कि आप प्रकाश डालो और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। बस कंडीशन ध्यान रहे कि ये जो डाला गया प्रकाश है इसकी जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम होने पर फिर आप कितनी ही तीव्रता का प्रकाश डाल लो एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि आइंस्टाइन की जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित समीकरण है वो समीकरण है क्या, और उस समीकरण पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं।